हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, हम लोग अब अपने सिलेबस के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। मैथमेटिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा और चैप्टर नंबर 11 3D, मतलब एक कंप्लीट यूनिट है वेक्टर एंड 3D। इसको हम एक साथ करेंगे बच्चों। पहले मैं आपको वेक्टर सिखाऊंगा, देन इसके बाद आपको 3D बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, वेक्टर की शुरुआत करते हैं। तो वेक्टर की शुरुआत होती है क्लास 11th की फिजिक्स से। और फिजिक्स में क्लास 11th में है एक टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी। यस, फिजिकल क्वांटिटी का दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। एक कहलाती है स्केलर स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी होती हैं बच्चों जिनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन होती, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ओनली मैग्नीट्यूड। सच क्वांटिटी, those who need only magnitude to express themselves completely are called scalar quantity. But some of the quantities needing magnitude as well as direction. Okay, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के आप उनको कंप्लीट नहीं कह सकते हो। दैट्स वाई दोज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल टेम्परेचर, एग्जांपल हो गया आपका टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इक्वल्स टू लाइक 23 केल्विन। ओके, सो यहाँ पे 23 इज ओनली मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, यूनिट होगी। ये तो होगी फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट तो होगी। होगी कि नहीं होगी? मतलब मेनली आप कंसर्न किस पे करो भाई, आपका फोकस है 23 पे। व्हाट इज 23? 23 इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर? द न्यूमेरिकल डेटा गिवन इन द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो ये बेटा मैग्नीट्यूड है। बट यहाँ पर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। बट यदि मैं बात करूं एक फोर्स की कि भाई आपने अपने दोस्त को 2 न्यूटन का घूंसा मारा, सो ये कंप्लीट नहीं है कि F इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। आपको डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी टूवर्ड्स ईस्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? टूवर्ड्स ईस्ट मारा, वेस्ट मारा, नॉर्थ साउथ मारा, कहाँ मारा, ठीक ना? लाइक आप जा रहे हो कहीं पर भी, अपनी जिंदगी में कहीं पर भी जा रहे हो, कोई प्लेन उड़ रहा है, तो प्लेन को एक डायरेक्शन देनी पड़ती है भाई साहब कि इस डायरेक्शन में आपको जाना है। क्योंकि आप बोलोगे 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एवरीवेयर। ये सुनो, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। सो दीज क्वांटिटीज रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस दिस नेम कंप्लीटली आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया बेटा? इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बेटा जैसे मैंने कहा कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होती है डायरेक्शन, एक होती है मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड होती है वो वेक्टर के लेंथ से समझ में आती है। मैग्नीट्यूड जो होती है वो वेक्टर के लेंथ से समझ में आता है। ओके, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। जैसे मान लो बेटा कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर 2a है। तो ये वेक्टर ए इस तरीके से दोगे, और 2a बेटा जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो आप 2a सेम डायरेक्शन से देंगे, बट इसका मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये देखिए, यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो 2a वेक्टर है वो ए का जस्ट डबल है। ए का जस्ट क्या है? डबल है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सो लेंथ ऑफ द वेक्टर किसको शो करता है? मैग्नीट्यूड को। और एरो किसको शो करता है? डायरेक्शन को। समझ गए ना? सो मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड। क्लियर कि नॉट क्लियर? डायरेक्शन किस रिप्रेजेंट होती है? एरो हेड से। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कह रहा है कि बताइए कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना? कितने डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री ईस्ट कहाँ से? नॉर्थ से। नॉर्थ से। क्लियर हो गया? तो आपने देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केल बना लेना है। 10 किलोमीटर को आपने क्या मान लिया ग्राफ में? 1 यूनिट। कितना मान लिया?
1 यूनिट। क्लियर। नाउ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के आपने डायरेक्शन दे दिए, ये आपका नॉर्थ साउथ हो गया और ये आपका ईस्ट वेस्ट हो गया। क्लियर की नोट बच्चों। ओके, देखिए 30 डिग्री आपको चाहिए है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से 30 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन जाने दीजिए, ये 30 डिग्री है। क्लियर की नॉट क्लियर। अब इसमें कितना चाहिए आपको, 40 किलोमीटर। तो बेटा हमने बताया कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, राइट। सो ये हो गया 1 यूनिट 10, देन 20, देन 30, और जहां पे बेटा खत्म हो रहा है वहां पे एरो लगा दीजिए। वो एरो की कंप्लीट लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी। समझ में आया कि नहीं आया। सो इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लेन ऑफ पेपर में। क्लियर हो गया। यस। अब इसके बाद क्लासिफाई स्केलर एंड वेक्टर। एवरीवन यू नो बेटा किलोग्राम मास होता है जो कि स्केलर है। 2 मीटर टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर है। 40 डिग्री, ये क्या है भाई साहब, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, कुछ है ही नहीं इसमें, मैग्नीट्यूड बस है। इसमें भी मैग्नीट्यूड बस है, तो दिस इज ए स्केलर, ये भी स्केलर है। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बेटा एक्सेलरेशन है। सो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना पड़ता है, भले ही इसमें डायरेक्शन नहीं दी है, बट क्वांटिटी वाइज ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गया। हाँ बेटा देखो, वैसे देखा जाए तो तुम स्केलर जो बच्चे लोग बोल रहे हैं वो गलत इसलिए नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है जो कि भाई इसमें डायरेक्शन तो दी नहीं है, तो इसको देख करके यही समझ में आएगा कि डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये स्केलर है। क्लियर कि नॉट क्लियर। बट बट रूल वाइज एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो एक्सलेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इस वजह से इसमें वेक्टर होगा। ठीक है ना, भले ही आपको मैग्नीट्यूड दिया है। क्लियर कि नॉट क्लियर। इस तरीके से आप नेक्स्ट जो है वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब बच्चे बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर की। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। ओके, टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर में जो सबसे जरूरी वेक्टर है बेटा उसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम है बेटा, यूनिट वेक्टर। यस। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर कहलाता है यूनिट वेक्टर। यस, द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो मान लो बेटा आपके पास कोई क्वांटिटी है, सपोज ए, या एक्स वेक्टर जो है, सॉरी ए ले लो। ए वेक्टर बेटा एक क्वांटिटी आपके पास में, और ए वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा ये, डिस्प्लेसमेंट है ना, किस पॉइंट का, ओ ए का। ओ ए का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो बना है, ओ ए का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए कहलाएगा। ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और बेटा जो ओ ए का मैग्नीट्यूड है ना, वो है 10 यूनिट। कितने यूनिट है बेटा, 10 यूनिट। ओ ए का मैग्नीट्यूड, या कह लो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 10 यूनिट। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, कैसे बनाओगे, पहले देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा। ये पॉइंट ए है, और ए के ए का ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर ए। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा। अब ओ से लेकर के ए तक की लेंथ जो है वो कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह लो बेटा, या इसको सिंपली ओ ए कह लो। कितने यूनिट है बेटा, 10 यूनिट। ठीक है बच्चों, ये 10 यूनिट है। अब 10 यूनिट तो हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमको चाहिए है, अगर मैं इसके 10 हिस्से करूं तो हर हिस्सा मेरे को 1 किलोमीटर देगा कि नहीं देगा, 1 यूनिट देगा कि नहीं देगा, बताइए। तो ये देखिए, क्योंकि टोटल लेंथ 10 यूनिट की है, तो अगर मैं इसके 10 हिस्से कर दूं तो मेरे को ये जो वेक्टर मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मेन वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर। यस और नो। सो मैं इसे कहूंगा ए कैप। क्या कहूंगा, ए कैप। यस, ए कैप क्या है, इफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट, देन ओ ए कैप का मैग्नीट्यूड, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा,
1 यूनिट। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो व्हाट इज ओ ए कैप? ओ ए कैप क्या है? गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ओके, तो देखिए ओ ए वेक्टर, ओ ए कैप कह लो इसको, या ए कैप सिंपली कह लो इसको। सो ये जो वेक्टर है, ये क्या है? गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं है बच्चों? हाँ। अब देखो, अगर आप ए वेक्टर को इसकी लेंथ के बराबर अगर आप फोल्ड कर दोगे, इसकी लेंथ कितनी है? मॉड ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अगर छोटे से वेक्टर को अगर आप पूरे लेंथ में फोल्ड कर दोगे तो कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अगर छोटे वेक्टर को, ए कैप को, अगर हम इसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली, लेंथ के अलोंग फोल्ड कर देंगे, इसको बार बार घुमाते जाएंगे, सो मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड चलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? कंप्लीट वेक्टर। कहिए यस और नो? मतलब 1 यूनिट को आपने 10 टाइम्स अगर ले लिया फोल्ड कर करके, तो आपको कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? 10 मैग्नीट्यूड का टोटल वेक्टर मिल जाएगा। सो यहाँ से ए कैप की डेफिनेशन कितनी हो गई बेटा? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इसको सिंपली आप ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक वेक्टर नहीं लगाए तब तक वो मॉडुलस ही कहलाएगा। क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ? ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इन स्पेस। ओके, रिप्रेजेंटेशन इन स्पेस। बेटा स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को? ऑल यू नो बेटा, देखो यहाँ पर यदि कोई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बाहर की ओर जेड एक्सिस है। क्लियर बेटा? जेड एक्सिस है, यस। अब बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग एक कदम का वेक्टर कितना होता है? आई कैप। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है बच्चों जे कैप, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। अगर मान लो कोई स्पेस में पॉइंट ए है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स के अलोंग चलना पड़ेगा ए एक्स इस पॉइंट को पहुंचने के लिए, वाई के अलोंग चलना पड़ेगा ए वाई, और जेड के अलोंग चलना पड़ेगा ए जेड। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये ले लिया मैंने, ओरिजिन से लेके इसका पोजीशन वेक्टर, ये क्या कहलाएगा बेटा? ओ ए वेक्टर। क्या कहलाएगा? ओ ए वेक्टर, बिकॉज ओ यहाँ पे है, ओ ए वेक्टर। सो ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है बेटा? इस वेक्टर के ये लेंथ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और जेड एक्सिस के लॉन्ग। मतलब यदि ये देखा जाए तो यहाँ तक का लेंथ कितना है बेटा? ए एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? क्योंकि 1 लेंथ में आई कैप बनेगा तो 2 लेंथ में 2 आई बनेगा, तो ए एक्स लेंथ में कितना बनेगा? ए एक्स आई कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये हमने दो वेक्टर, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया स्पेस में। ये ओ ए इज इक्वल्स टू, आप इसको स्मॉल में वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, इट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओ इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये हो गई तीनों की बातें, रिप्रेजेंटेशन इन स्पेस। नाउ अब मैं यदि इसका यूनिट वेक्टर निकालूं, तो भी बड़ा आसान है इसका यूनिट वेक्टर निकालना। देखिए इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो ओ ए के अलोंग यूनिट वेक्टर ओ ए कैप, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए अपॉन मॉड ऑफ ओ ए। ओके, इन शॉर्ट फॉर्म दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। चलिए, सो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? होल डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए जानते हो बच्चों आप लोग? डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर?
अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सो ये बन जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए एक्स अपॉन सॉरी ए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्लियर कि नॉट क्लियर, इनटू आई कैप प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू जे कैप, क्लियर हो गया, प्लस ए जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्लियर कि नॉट क्लियर, और ये हो गया बच्चों के कैप, ठीक है ना। तो ये आ चुका है हमारा यूनिट वेक्टर, क्या आ चुका है ये यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, और ये रिजॉल्व फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, रिजॉल्व, मतलब कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में, कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में, कुछ हिस्सा जेड एक्सिस में, क्लियर। चलिए, तो हम टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे और टाइप ऑफ वेक्टर में हमें यूनिट वेक्टर पूरा कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर में जिनका नाम है पैरेलल वेक्टर, क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एंड दे हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, यस, दे हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। दूसरा, ऐसे वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो तो वो एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाएंगे, मतलब ओवरलैपिंग कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब पैरेलल वेक्टर दो तरीके से हो सकते हैं, ओके, पैरेलल वेक्टर एक तरीके से दे हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन इफ दे आर मर्ज्ड, दे आर मर्ज्ड, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उनकी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना, यस। अब आइए देखते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर। ये देखिए बेटा, ये वेक्टर है एक, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये देखिए यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर हैं, अगर ए, इफ some vector is parallel to the another vector, then it may be there that vector b is equals to m times of vector a, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए b जो है m का, यानी कि कांस्टेंट k टाइम्स दिख रहा है, किसका, a का, मतलब b जो है a का कुछ गुना है, 2 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, whatever कुछ भी होगा, ये सोनू। बट पैरेलल होने के केस में b जो होगा वो a का कुछ ना कुछ गुना होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब इसमें दो केसेस हैं, अगर m पॉजिटिव आएगा, लाइक m की वैल्यू 2 ले लो तो b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, एक ही डायरेक्शन के, उनको हम बोलेंगे लाइक वेक्टर्स, क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स। और यदि m की मान नेगेटिव आ गई, m क्या आ गया, लेस देन 0, क्लियर, लाइक फॉर एग्जांपल आप ले लो वेक्टर b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a, क्लियर। सो आप लिखोगे वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ ए, क्लियर कि नॉट क्लियर। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि बी और ए की डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरेलल है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, क्लियर कि नॉट क्लियर। सो इफ m इज लेस देन 0 देन दीज आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स, क्लियर बेटा। सो वन वाज लाइक एंड वन वाज अनलाइक, तो ये बेटा ये लाइक है और एक अनलाइक हो गया, क्लियर कि नॉट क्लियर। सो ये लाइक वेक्टर हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर्स, क्लियर। अनलाइक देख लेते हैं बाय डायग्राम, ये वेक्टर ए है और ये देखिए वेक्टर बी पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटी पैरेलल, क्या बोलते हैं बेटा इसमें, एंटी पैरेलल, क्लियर कि नहीं हुआ। हाँ बेटा, यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में थीटा कितने डिग्री दिखेगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, क्लियर कि नॉट क्लियर। और यहाँ पर थीटा कितने डिग्री है बेटा, पैरेलल में 0 डिग्री, ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कुछ और टाइप ऑफ वेक्टर, को इनिशियल, ऐसे सारे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हों उनको हम बोलते हैं को इनिशियल,
क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकेंड, इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स हैविंग टू और मोर देन टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। ये देखिए दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्लियर और नॉट क्लियर? टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है? लाइक एग्जांपल, ये जम्मू का रेलवे स्टेशन है और ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बहुत सारी रेलवे ट्रैक जा रहे हैं, एक ट्रैक हो गया, दूसरे ट्रैक हो गया, तीसरा ट्रैक हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये वाला जो ट्रैक है बेटा, ये गुड्स ट्रेन के लिए है। ये वाला ट्रैक जो है ये वंदे भारत के लिए है। और ये वाला जो ट्रेन है ये पब्लिक ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन के लिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बताइए तीनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है कि नहीं है? बिल्कुल एक ही है, तीनों दिल्ली जा रहे हैं। ओके, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों तीनों की सेम होगी। होगी कि नहीं होगी? यस, तो इसलिए तीनों वेक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे? इक्वल होंगे। सो फॉर टू और मोर देन टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, देयर मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल एंड देयर डायरेक्शन आल्सो इक्वल। क्लियर? कोलिनियर तो हैं बट इक्वल नहीं है। यस, तो ऐसे वेक्टर जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो उनको आप कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है ना? और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वे इक्वल हो। देखिए, लाइक ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर क्या है? बी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? दोनों वेक्टर एक ही लाइन में है क्योंकि दोनों की सेम लाइन ऑफ एक्शन है। क्लियर हो गया? यस। अब तो मैं बता रहा था, देखिए, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो वेक्टर जिनकी सेम लाइन ऑफ एक्शन है उनको आप क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे, ये एक कोलिनियर वेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर दोनों की आप लाइन ऑफ एक्शन देखिए तो सेम है कि नहीं है? बताइए, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सो बेटा ये जो वेक्टर कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लाइक वेक्टर्स। क्या बोलेंगे इनको? लाइक वेक्टर्स। हाँ, तो ये कोलिनियर का ही केस है और इसमें जो वेक्टर्स होंगे ये लाइक वेक्टर्स होंगे। सेकेंड, अनलाइक वेक्टर देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्लियर हो गया? सो ये क्या है बेटा? अनलाइक। क्या है ये? अनलाइक, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है बेटा नेगेटिव वेक्टर्स। हेडिंग बनाइए, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। फॉर अ गिवन वेक्टर, for a given vector A, we consider a different vector that having the same magnitude but the direction is just opposite of the given one. Okay, मतलब गिवन वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का और सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो अगर आपका ओरिजिनल वेक्टर ए है तो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा माइनस वेक्टर ऑफ ए। डन। चलिए ए, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अगर ये ए बी है बेटा, वेक्टर ए, देन बी ए क्या बनेगा? नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये वेक्टर क्या बन गया आपका? ऊपर वाला बन गया आपका ए बी वेक्टर, और ये वेक्टर क्या बन गया बेटा आपका? बी ए वेक्टर। सो यू कैन राइट बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द ए बी वेक्टर। बच्चों, इसके बाद हमने बात कर ही ली आपसे को इनिशियल वेक्टर। एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले वेक्टर जो होते हैं उनको हम को इनिशियल बोलते हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, इनको हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। और जो वेक्टर एक ही पॉइंट पर आकर के भिड़े, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं को टर्मिनस। क्या बोलते हैं बेटा? को टर्मिनस। ये सो दीज ऑल द वेक्टर आर कॉल्ड को टर्मिनस। चलिए, तो ये बच्चों ये हो गई हमारी वेक्टर के इंट्रोडक्शन पूरी यहाँ पे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज आप जो है 10.1 ये बड़े आराम से कर सकते हैं। डन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे,
राइट, टू डिफरेंट वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन। अच्छा, वेक्टर दोनों डिफरेंट है और डायरेक्शन अगर दोनों की सेम है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो ध्यान से देखो बेटा, ये p वेक्टर का जस्ट 2 गुना लिख दिया गया है। एक्चुअली एक्चुअली जो q वेक्टर है ना, वो ध्यान से देखो तो दैट इज ट्वाइस ऑफ p। तो आई कैप का ट्वाइस 2i कैप हो जाएगा, जे कैप का 2j कैप, एंड 3k का 6k कैप। क्लियर के नॉट क्लियर? तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों डिफरेंट हैं, मगर डायरेक्शन वाइज दोनों क्या है, सेम है। तो ये पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। ओके, ये हो गया पैरेलल वेक्टर। चलिए बच्चों, नया कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ओके, टॉपिक बना लीजिए, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। क्लियर बेटा? तो देखो बच्चों, डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले समझो। ये मेरे पास 3D सिस्टम है और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। और ये वेक्टर हमारा PQ बनने वाला है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर मैं PQ वेक्टर लिखूं तो आपको PQ का वेक्टर का पता होगा क्या होता है। PQ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हमारे पास में बन गया है PQ वेक्टर, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों? यस। ये कैसे आता है पता है आपको? चलिए, नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले P पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दीजिए और P का पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए, OP वेक्टर। सो OP वेक्टर इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास कितना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। राइट बेटा? देन इसके बाद OQ वेक्टर देखो बेटा, क्योंकि Q पॉइंट है तो OQ का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आप ले सकते हो। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, दैट इज कॉल्ड OQ। OQ इज इक्वल्स टू कितना है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। राइट बेटा? अब आप देखिए रूल क्या होता है। रूल होता है ट्रायंगल लॉ का, कि दो लगातार वेक्टर का सम जो होता है वो तीसरे वाले को गिव करता है, देता है। यस और नो? लाइक ये देखिए, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट होगा वो इससे दिया जाएगा इन अपोजिट ऑर्डर। सो दिस विल बी ए प्लस बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे OP और PQ का जो सम होगा वो कौन देगा, OQ देगा। सो बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेटा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपके पास क्या दे देगा, आपको दे देगा OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर। राइट? सो गाइज यू नीड PQ वेक्टर, सो PQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? So PQ vector equals to what is OQ, that is equals to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap minus x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Clear कि not clear? So this will be equals to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. Clear कि not clear? ये कहला गया बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मैंने लिखा था यहाँ पे। ठीक है बच्चों? अब थोड़ा सा देखिए जरा, ये x2 माइनस x1 क्या है। बेटा यदि आप यहाँ तक प्रोजेक्शन खींचेंगे इसका, इस OP का, तो x1 कोऑर्डिनेट, ये लेंथ x1 होगी। बताइए होगी कि नहीं होगी? यदि यहाँ तक मैं मिला दूं तो बेटा ये x2 ये होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा इफेक्टिव प्रोजेक्शन along x एक्सिस जो पड़ा वो क्या x2 माइनस x1 हुआ कि नहीं हुआ? यस। मतलब x एक्सिस के अलोंग इफेक्टिव लेंथ जो बनी वो क्या बनी, x2 माइनस x1।
प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि जो कंप्लीट वेक्टर पी क्यू आया है, उसमें x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। ये x2 माइनस x1 क्या है? दिस इज प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये है प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस और ये है प्रोजेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर बेटा? तो ये जो प्रोजेक्शन मिलते हैं, ये लेंथ कंपोनेंट में मिलते हैं एक्सिस के लॉन्ग, बेटा इनको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर हो गया? मतलब फुल वेक्टर के जो लेंथ कंपोनेंट मिल रहे हैं वो कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो बेटा ये डायरेक्शन रेशियोज का मतलब होता है, डायरेक्शन रेशियोज मींस full length component of full vector। क्लियर बेटा? फुल वेक्टर के जो लेंथ कंपोनेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डन? कि जो कंपोनेंट फुल लेंथ के जो कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के फुल लेंथ के, दोज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। बेटा ये किससे शो किए जाते हैं? इनको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से शो करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ए का मतलब ये हो गया y2 माइनस y1 और ये हो गया z2 माइनस z1। क्लियर है बच्चों? ये हो गए तीन कंपोनेंट। तो यानी जो वेक्टर बन रहा था हमारे पास x2 माइनस x1, ये बन गया a, ये बन गया b और ये बन गया c। क्लियर कि नॉट क्लियर? दैट्स वाई बेटा इसको हम लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर? तो अगर किसी वेक्टर में आपको एज ए बी सी चीजें दिखें तो वो डायरेक्शन रेशियोज हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपके पास में कोई वेक्टर लिख दूं, वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये वेक्टर दिया गया है। बट मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि बताइए इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो डायरेक्शन रेशियोज को मैं DRS लिखता हूँ इस तरीके से। सो डायरेक्शन रेशियोज इसके क्या होंगे बेटा? a इक्वल्स टू होगा 2, b इक्वल्स टू होगा 3 एंड c इक्वल्स टू होगा कितना? 5। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा वो 2 बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट टूटेगा प्रोजेक्शन का, दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन बनेगा दैट इज इक्वल्स टू 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो ये कहला गया डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है बेटा? अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। अभी आपने देखा कि आपने कंप्लीट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? ये कंप्लीट वेक्टर था P और Q। क्लियर ना? आपने कंप्लीट वेक्टर के प्रोजेक्शंस निकाले हैं। तो प्रोजेक्शन आपको मिल रहे थे बड़े बड़े ए बी सी, यहां से लेकर के यहां तक का प्रोजेक्शन आपको मिला था एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? इसको हमने क्या नाम दिया था? ये था ए। था कि नहीं था बेटा? बच्चों था कि नहीं था ये? सो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू ए। बेटा ये फुल वेक्टर पी क्यू वेक्टर की लेंथ कंपोनेंट थे। अब मैं फुल वेक्टर के नहीं निकालूंगा, अब मैं यूनिट वेक्टर। तो बेटा पी क्यू का यूनिट वेक्टर थोड़ा यहां तक होगा कि नहीं होगा बताओ? सो दिस विल बी पी क्यू कैप। क्लियर और नॉट क्लियर? अब बेटा जो इसके लेंथ कंपोनेंट बन रहे थे बहुत बड़े बड़े बन रहे थे, और इसके अब लेंथ कंपोनेंट पी क्यू कैप के वो क्या बनेंगे बेटा? छोटे छोटे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ। तो फुल लेंथ कंपोनेंट को ABC बोलते थे, मगर जो छोटे लेंथ कंपोनेंट यूनिट वेक्टर के बनेंगे वो कहलाएंगे LMN। क्या कहलाएंगे? LMN। तो बेटा जो डायरेक्शन रेशियोज थे, डायरेक्शन रेशियोज आपके बन गए थे ABC। क्लियर? बट अब आपको चाहिए है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ये कहलाएंगे LMN। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ऊपर वाले जो थे वो फुल लेंथ के प्रोजेक्शंस थे और नीचे वाले जो हैं वो क्या है? यूनिट लेंथ के प्रोजेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर के प्रोजेक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आइए तो यूनिट वेक्टर के प्रोजेक्शन निकालते हैं। आइए, अभी आपने देखा पी क्यू वेक्टर क्या था? पी क्यू वेक्टर आपका था, ये पूरा लेंथ ए था, ए आई कैप
प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? ये पी क्यू वेक्टर था। नाउ अब हमें एक चाहिए पी क्यू कैप। सो पी क्यू कैप इज इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू, राइट? So this will be equals to ai cap plus bj cap plus ck cap होल डिवाइड बाई, बेटा इसका मॉड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो यदि इसको मैं ब्रेक कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स आई कैप प्लस बी अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स जे कैप प्लस सी अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स के कैप। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? सो दिस इज कॉल्ड एल। बेटा ये एल कहलाता है, ये एम कहलाता है और ये क्या कहलाता है, एन। क्लियर? और जो वेक्टर आपका बनता है यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अभी आपने देखा ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियोज थे। ओके, क्या थे बेटा डायरेक्शन रेशियोज? डायरेक्शन रेशियोज क्या थे बच्चों? ए बी सी। क्या थे? ए बी सी। ए का मतलब कितना था, x2 माइनस एक्स वन, बी का मतलब y2 माइनस वाई वन और सी का मतलब z2 माइनस z1। फिर आपने निकाले बेटा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर के प्रोजेक्शन कंपोनेंट एल। एल का मतलब ए अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। निकाला कि नहीं निकाला अभी बच्चों? ये एल का मीनिंग आया। देन इसके बाद आपने एम निकाला। सो एम इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? एंड देन लास्टली एन निकाला इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ व्हाट इज ए अपॉन, सो x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंड n क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, n हो जाएगा आपके पास में z2 माइनस z1 c की जगह अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? ये आ गया आपके पास में lmn। क्लियर है? अब देखिए जो lmn है बेटा वो किसका वेक्टर है? एक्चुअली lmn जो है एल आई कैप जे प्लस जे एम जे कैप प्लस एन के कैप, यही बना था पी क्यू कैप। अभी आपने देखा कि जो पी क्यू कैप बना है दैट इज इक्वल्स टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? और पी क्यू कैप इज यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, 1 होता है। यस और नो? पी क्यू कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो बेटा, तो पी क्यू कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यदि आप इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें सो क्या बन जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, 1 प्रोड्यूस करता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर ही बना रहे थे तो भैया ये कंप्लीट वेक्टर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप ही तो बनेगा। और इसकी यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो ये बन गए आपके यूनिट वेक्टर में रिलेशन एलिमेंट में। क्लियर हो गया? अच्छा अभी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है तो इसके यूनिट लेंथ के जो प्रोजेक्शन कंपोनेंट बनते हैं वो एल एम एन बनते हैं और कंप्लीट वेक्टर के प्रोजेक्शन लेंथ जो बनते हैं वो ए बी सी बनते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब आप इसी एल एम एन को फोल्ड करते जाओगे तो आपका कंप्लीट वेक्टर आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? एक्चुअली आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, देखिए कहाँ पे आया है फॉर्मूला, ये आप बना चुके हो। ये यस, ये वाला फॉर्मूला देखिए,
एम इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये बेटा सॉल्व करने पर ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है कि नहीं है? x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस है ना, यही तो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो देखिए जरा सा, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को अगर मैं आर मान लूं, क्या मान लूं बेटा? आर, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। और इसी डिस्टेंस को मैंने क्या माना है? आर माना है। व्हाट इज आर? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोले तो एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये डिस्टेंस मेरे पास मॉड ऑफ आर है कि नहीं है? डिस्टेंस आर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए इक्वल्स टू एल इन टू आर। मतलब अगर आप इस एल को फुल टाइम फोल्ड कर दोगे इस लेंथ के ऊपर, आर लेंथ के ऊपर, तो आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट कंपोनेंट ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? सिमिलरली बी इक्वल्स टू क्या बनेगा? एम इंटू आर। अगर आप एम को फोल्ड कर दोगे आर टाइम्स, तो क्या बन जाएगा आपके पास में? बी आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सिमिलरली सी इक्वल्स टू एन इंटू आर। ओके क्लियर? सी इक्वल्स टू एन इंटू आर बन जाएगा। चलिए यहां से देखिए रिलेशनशिप क्या बनेगी? ए अपॉन एल इक्वल्स टू आर, बी अपॉन एम इक्वल्स टू आर, एंड सी अपॉन एन इक्वल्स टू आर। तीनों को कंबाइन करके लिखूंगा बच्चों, क्या आएगा? ए अपॉन एल इक्वल टू बी अपॉन एम इक्वल टू सी अपॉन एन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जितना बड़ा लेंथ होगा उसका यूनिट भी उतना ही बड़ा जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ ठीक है ना। कि अगर आप कोई बहुत बड़ी लेंथ लेकर के आओगे तो उसके हिस्से भी बड़े होते जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, सो ए प्रोपोर्शनल टू एल या एल प्रोपोर्शनल टू ए। सो यहाँ से आप दो बातें कर सकते हो क्योंकि सेम रेशियो में है। तो आप ए प्रोपोर्शनल टू एल भी बोल सकते हो और एल प्रोपोर्शनल टू ए भी बोल सकते हो। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो बच्चों ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस आपने देख ली एलएमएन। डायरेक्शन कोसाइन को दिखाने का एक और तरीका है, और समझिए। डायरेक्शन कोसाइन, अभी तक आपने डायरेक्शन कोसाइंस क्या पढ़ी है? अभी तक आपने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ी है, एक लाइन दी गई है उसकी डायरेक्शन कोसाइन आपने पढ़ी है एल एम एन। क्लियर कि नॉट क्लियर? और आपने पढ़ा इनमें जो रिलेशन पढ़ा, आपने एक और चीज पढ़ी आपने कि इनका जो रिलेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? वन। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आइए देखते हैं एक दूसरे तरीके से। एक हम वेक्टर लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास में वेक्टर है। इस बार ये 0 0 0 से मैं शुरू कर रहा हूं और ओ से लेकर के पी तक, राइट बेटा? पी के कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? ए बी सी, ठीक है। और ओ के कोऑर्डिनेट है 0 0 0, वो तो पहले ही लिख दिया मैंने, राइट बेटा? तो आपके पास में जो ओपी वेक्टर बचेगा, जो बनेगा ओपी वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? और बेटा जो इसका यूनिट वेक्टर बनेगा ओपी कैप, वो क्या बन जाएगा बेटा? इसका इसका यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ओपी अपॉन मॉड ओपी। सो ये बन जाएगा बेटा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? सो बेटा इसके जो यूनिट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट बनेंगे वो क्या एल एम एन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे बेटा, की बताइए। बिल्कुल बनेंगे। ओके, अब देखिए एल एम एन इसके कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है ना। देखिए एल कहाँ पर मिलेगा? यदि देखा जाए तो एल जो है वो प्रोजेक्शन का एक्स कंपोनेंट है, मतलब कि ये वाली लेंथ एल है कि नहीं है? अगर मैं इस डायरेक्शन एंगल को अल्फा ले लूं, एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल अल्फा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और इसका मैं कॉस निकालूं, सो कोसाइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, कोसाइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। होता है कि नहीं होता बेटा? तो देखिए बेस कितना है यहाँ पे? एल।
राइट। और हाइपोटेनस मतलब यहां तक की लेंथ, यानी ओपी कैप की लेंथ। क्लियर की नॉट क्लियर? ओपी ये है ना, ओपी टोटल है, तो ये ओपी कैप हुआ ना बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? सो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एल अपॉन वन, बोले तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा। आया कि नहीं आया? इसीलिए इसमें वर्ड आता है कोसाइन, क्योंकि ये जो एल होते हैं एक्चुअली ये कॉस से मिलके बने होते हैं। क्लियर की नॉट क्लियर? और अगर यही ये लाइन वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, तो आपने देखा एल इक्वल टू क्या हो गया, कॉस अल्फा। एम इक्वल्स टू क्या बेटा, कॉस बीटा होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली, और एन इक्वल टू कॉस गामा होगा कि नहीं होगा? यस। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे? यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास में कोई लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल, ये कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन एंगल। तो इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन होती है एल एम एन, इनके पेयर कैसे दिए जाएंगे? एल इक्वल टू बनेगा कॉस अल्फा, एम इक्वल टू बनेगा कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। क्लियर होगा कि नहीं होगा? तो ये देखिए, ये हो गया कॉस अल्फा, ये हो गया कॉस बीटा, m इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड n इक्वल टू कॉस गामा। एनी प्रॉब्लम? सो दीज आर द पेयर्स फॉर एल एम एन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। डन। सो डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे बेटा पूरा आपका फिनिश हो जाता है। हमने डायरेक्शन रेशियोज बता दिए, डायरेक्शन कोसाइन बता दी। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने की कोशिश की गई है, हालांकि पूछा तो नहीं है मेरे ख्याल से। राइट द टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, तो यहाँ तो समझ में आ ही गया था कि दोनों की सेम डायरेक्शन है। क्यों? एक्चुअली क्यू वेक्टर से अगर आप टू कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस सिक्स के, सॉरी थ्री के कैप। कितना बनेगा? थ्री के कैप। सो क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ पी वेक्टर। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, तो दिख रहा है कि एक वेक्टर दूसरे का जस्ट डबल है, तो ये क्या होंगे? ऑब्वियसली पैरेलल होंगे, है ना। फिर भी चलिए डायरेक्शन कोसाइन निकाल दी है, तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी सी क्या है इसका, 1 1 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस थ्री थ्री स्क्वायर। फिर अगला फिर से m में 1 आएगा और n में कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर? कौन सा फॉर्मूला लगा दिया बच्चों? ये वाला फॉर्मूला, एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू इतना, एन इक्वल टू इतना। क्लियर है बच्चों? सो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। अरे सीधा कंपैरिजन है भाई, एक्स की जगह 2 खेलेगा और वाई की जगह 3 खेलेगा, तभी तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल। क्लियर? देखिए कह रहा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेक्टर फाइनल वेक्टर। या डायग्राम से बना लोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक पॉइंट आपको दे दिया गया 2,1, तो यहाँ पे 2,1 होगा और यहाँ पे -5,7। क्लियर की नॉट क्लियर? अब कह रहा है इनके वेक्टर कंपोनेंट निकालो। बेटा वही प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, ए बी सी की, है ना। तो ए इक्वल टू होता है x2 माइनस x1। क्लियर की नॉट क्लियर? तो -5 -2 कितना हो गया बेटा? -7। क्या बन गया? -5 -2 हो गया -7। एंड देन 7 -1, b इक्वल्स टू y2 माइनस y1, दैट इज इक्वल्स टू 7 -1। कितना हो गया बेटा? 6। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इसका प्रोजेक्शन कितना गिर रहा है? -7। और वाई एक्सिस के अलोंग कितना गिर रहा है? 6 मिल रहा है। जेड का दिया ही नहीं जानकारी, तो 0 0 होंगे, है ना। तो चलिए अब इसका मैं, ये तो होगा अपने पास में लेंथ कंपोनेंट, तो इसका स्केलर फॉर्म क्या होगा? -7,6। यदि आपसे स्केलर फॉर्म में पूछा गया है, जो कि इन्होंने बोला गया कंपोनेंट फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, यस, तो स्केलर कंपोनेंट क्या बनेगा? -7 एंड 6। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यदि वेक्टर कंपोनेंट की बात करनी है तो पूरा एक वेक्टर जनरेट हो जाएगा इसी लेंथ का। क्या बन जाएगा? वेक्टर -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। क्लियर? ये ए है, ये बी ले लो, तो जो कंप्लीट वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। क्लियर की नॉट क्लियर? तो ये देखिए बन गया -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये बन गया वेक्टर कंपोनेंट। डन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पी क्यू।
है ना, जहां पे पी के पॉइंट आपको दिए गए हैं और क्यू के पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला पी का पॉइंट ये दिया गया बेटा, क्यू का पॉइंट आपको ये दिया गया है। तो सबसे पहले क्या डिजाइन करोगे आप, पी क्यू वेक्टर। क्या डिजाइन करोगे, पी क्यू, दैट इज इक्वल्स टू क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का, ये बना दिया आपने पी क्यू वेक्टर, राइट। अब उसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, मॉड वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड पी क्यू डिवाइड करके, ये इसके आ जाएंगे यूनिट वेक्टर। क्लियर है बच्चों? यस। अगला क्वेश्चन क्या बताया जाए भाई, दोनों को ऐड करके उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो पहले a प्लस बी निकाल लिया और फिर इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया मॉड का, तो a प्लस बी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ a। अरे भैया तो पहले एक कदम का निकाल लो और 8 का मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? क्योंकि हमको 8 मैग्नीट्यूड का चाहिए ना, किसका, यूनिट का, है ना, उसकी डायरेक्शन में कह रहा। तो पहले इसका सबसे पहले आपने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर, और फिर आपने क्या कर दिया, 8 का मल्टीप्लाई। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा आपका, 8a कैप। क्लियर और नॉट क्लियर? नेक्स्ट, सो दैट दीज टू वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो बेटा अगर दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो 100% पैरेलल तो होंगे ही, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर एक ही लाइन में है, तो पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। देखो बेटा, जैसे ये एक अपने पास में एक बेस लाइन है, समझ गए, ये कोई लाइन जा रही है और इसके अंदर दो वेक्टर कोलिनियर है एक ही लाइन में, तो ये पहला वेक्टर इसी के ऊपर बैठा हुआ है, वेक्टर ए। चलो बना लेता हूँ। ये देखिए एक बेस लाइन है, अब इसके ऊपर दो वेक्टर बैठे हुए हैं, एक वेक्टर इस तरीके से, ये वेक्टर ए बैठा हुआ है। क्लियर बेटा? और दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी, यहाँ कहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। दोनों बताइए एक ही लाइन में है कि नहीं है ना? हाँ, हो सकता है कि वो पोजिट भी हो जाए कोई वेक्टर, बट फिर भी कोलिनियर कहलाएगा। तो क्या रूल है बेटा, कि अगर दो वेक्टर अगर एक ही लाइन में हैं तो कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज पैरेलल और एंटी पैरेलल, बिकॉज कोलिनियर वेक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर दे आर इवन और दे आर ऑड। यदि मैं इस पेयर की बात करूं, सो दीज आर इवन कोलिनियर वेक्टर, इवन टाइप के हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं इन दो टाइप की, तो ये एक पीछे जा रहा है सी वाला वेक्टर और ये ए आगे जा रहा है, तो ये है ऑड। क्या है ये, ऑड टाइप के। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट पैरेललिटी तो लगेगी, क्योंकि है तो एक एक दूसरे के पैरेलल। बोलो यस और नो? ओके, तो पैरेललिटी का केस क्या होता है, इफ बी वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर ए, इफ ए एंड बी आर पैरेलल। तो बेटा मैंने क्या सिखाया आपको अभी, मैंने आपको सिखाया था कि इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब बी जो होगा, ए का कुछ ना कुछ गुना होगा, या ए बी का कुछ गुना होगा, और ए वेक्टर इज के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में यदि रेजोल्यूट कर लो, तो ए क्या दिया हो गया होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट। के टाइम्स ऑफ बी भी होगा इस तरीके से, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, राइट बेटा। चलिए तो उसको ओपन कर लो। सो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दिस विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस के टाइम्स ऑफ बी वाई जे कैप प्लस के टाइम्स ऑफ बी जेड के कैप, राइट। सो ए एक्स कंपेयर करो तो ए एक्स किसके इक्वल आ गया, के बी एक्स के। यस और नो? के बी एक्स के। तो ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, के आ गया। Similarly, ay equals to k times of by. So ay upon by equals to k, and az equals to k times of bz. So az upon bz equals to k. Clear कि not clear? अब तीनों को आप अलाइनमेंट करके लिख दो। सो क्या रूल बन रहा है पैरेललिटी का, ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी वाई इक्वल्स टू ए जेड अपॉन बी जेड। याद आया? ऐसे ही आपने 10th क्लास में रूल पढ़ा था पैरेलल होने का, ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। यस, क्लियर ना? तो यहाँ तो 3D है, इसलिए ए जेड अपॉन बी जेड भी आ जाएगा। तो ये पैरेललिटी का रूल है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये कोलिनियर है। तो भैया अगर कोलिनियर होंगे तो या तो आप एक दूसरे के पैरेलल बना लो। चलो यहीं से बना लेते हैं। देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ध्यान से देखो, वेक्टर बी पहले लिख लो बेटा, है ना। दो टाइप से मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूँ। वेक्टर बी इक्वल्स टू -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप, राइट। अब यहां से यदि आप
2 कॉमन ले लो तो देखो भाई मौजा ही मौजा, क्या हो रहा है अंदर, +2 i कैप -3 j कैप और +4 कैप। बताइए सोनो, ध्यान से देखिए क्या ये वेक्टर ए है कि नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब भैया साफ दिख रहा है कि जो वेक्टर बी है वो वेक्टर ए का अपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों? बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ -a, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है और बी का मैग्नीट्यूड जस्ट डबल है कि नहीं है? इसका मतलब बी जो है ए के अपोजिट जा रहा है और डबल मैग्नीट्यूड में जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर कहे जा सकते हैं। ठीक है ना बेटा? सो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर कहे जा सकते हैं। एक तरीका दूसरा है, एक तरीका ये हो गया। अब एक और तरीका है, यही जो मैंने बताया आपको, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आइए देखते हैं दोनों पैरेलल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो 2/-4 देखता हूँ। फर्स्ट आ गया a1/a2, देन आएगा b1/b2 -3/6 एंड c1/c2 4/-8। देखिए एवरी टाइम योर आंसर विल बी -1/2, -1/2 या -1/-2, बात एक ही है ना। सो -1/2। बताइए तीनों रेशो सेम आ रहे हैं ना, तीनों रेशो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब गिवन वेक्टर्स पैरेलल हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? बच्चों वेक्टर की एक प्रॉपर्टी याद रखना कि आप किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ये एक लाइन है बेटा, एक वेक्टर ये इसके ऊपर जा रहा है और एक वेक्टर इसके नीचे जा रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा दोनों को आप पैरेलल शिफ्ट करके ला सकते हो इस तरीके से। तो बेटा ये पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर और यहाँ पे आ जाएगा सी वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसलिए दो पैरेलल वेक्टर हमेशा कोलिनियर हो सकते हैं क्योंकि शिफ्ट होके तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ना। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई ये पैरेलल है, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गया और ये ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल थे, जैसे कि इसमें हमने क्या साबित कर लिया कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल। एंड इफ दे आर पैरेलल दे आर ऑलवेज कोलिनियर। यस, तो थ्योरी बना लीजिए, टू पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज कोलिनियर। टू पैरेलल ऑब्लिक एंटी पैरेलल vectors are always collinear। क्लियर बेटा? दो केस याद रखिएगा। पैरेलल का केस होता है वेक्टर a इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ वेक्टर b, यहाँ पे k की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और एंटी पैरेलल के लिए, एंटी पैरेलल मतलब एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल के लिए। ए वेक्टर a इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ वेक्टर b। बेटा यहाँ पे k नेगेटिव आएगा, मतलब लेस देन 0। समझ में आया? जैसे ये देखिए यहाँ पे k की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी कि नहीं आ रही थी, मतलब ये एंटी पैरेलल है। अब चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, दोनों एक ही बेस लाइन पे जा सकते हैं, इसलिए क्या होंगे, कोलिनियर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो अभी बताया बच्चों, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेना। डन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो भैया पहले ज्वाइन करो ए से लेके बी, तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का, देन इसके बाद इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए डायरेक्टली। क्लियर कि नॉट क्लियर? डायरेक्शन कोसाइन यानी कि यूनिट वेक्टर के कॉर्नर्स ये आ गए हैं। क्लियर? ए बी कैप करके शो दैट दीज आर द इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। तो बेटा याद करो, इक्वली इंक्लिनेशन एंगल क्या होता था, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर तीनों इंक्लिनेशन सेम होंगे तो इनके कोसाइन भी क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे? कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और तीनों कोसाइन सेम होंगे, तीनों कोसाइन को हम क्या कहते हैं, एल एम एन। और तीनों अगर कोसाइन सेम है तो तीनों एल एम एन भी क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो चलिए एल एम एन निकाल लेते हैं इनके। मतलब एल क्या होगा बेटा, ए कैप से देखो बेटा, ये आ गया एल, ये आ गया एम, ये आ गया एन। क्लियर कि नॉट क्लियर? एल को बोलते हैं कॉस अल्फा, एम को बोलते हैं कॉस बीटा, एन को बोलते हैं कॉस गामा। देखिए तीनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस, तो प्रूव हो गया
कि तीनों के, अब जब तीनों सेम आ रहे हैं तो तीनों के एंगल अल्फा बीटा गामा भी क्या होगा, सेम होंगे, यस और नो। हेंस द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, मतलब तीनों इक्वली इंक्लाइंड होंगे। डन बच्चों। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स। अगला फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सेक्शन फॉर्मूला, अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर है ए, सेकंड पॉइंट है बी, इसका पोजीशन वेक्टर है बी। आपको एक रैंडम किसी पॉइंट पी का वेक्टर निकालना है। सपोज मान लो वो आर है, क्या है वो, आर। अगर मान लो वो पॉइंट पी जो है वो गिवन वेक्टर को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को एम रेशियो एन में ब्रेक कर रहा है, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर हो जाएगा, आर इक्वल्स टू, बोलो, एम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस एन टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डिवाइड बाई एम प्लस एन। डन। सो यस, ये देखिए, अगर इंटरनली डिवाइड करेगा मतलब पॉइंट आ के ब्रेक करेगा, सो ये बनेगा एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी अपॉन एम प्लस एन, क्लियर। या एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए, ओहो मैंने गलत कर दिया बेटा, सॉरी। ए के साथ एम नहीं जाएगा, बी के साथ जाएगा, दूर के साथ जाएगा हमेशा, है एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर है, हाँ वही एम एक्स टू बनता था ना जैसे, बिल्कुल सही, उसी उसी रूल से। सो एम वेक्टर बी के साथ जाएगा और एन किसके जाएगा, ए के साथ, राइट। इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो बीच में माइनस आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों ये दोनों फॉर्मूला, वी वी आई एम पी, ठीक है। यस, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। हम्म। तो बच्चों देखिए सेम फार्मूला जो मैंने अभी बताया उसका यूज करके इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए रेशो क्या दिया, 2:1, मतलब m हो जाएगा 2 और n हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करिए, देखिए इस तरीके से। सो m1 x2 या m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n, एंड एक्सटर्नल डिवीजन के लिए m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, अब इसी में मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट मतलब इक्वल बराबर रेशियो, मींस m इक्वल टू n, क्लियर कि नॉट क्लियर। अगर आप m और n को इक्वल कर दोगे तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर r इक्वल्स टू m की जगह भी m और n की जगह भी n, तो m वेक्टर b, और n किसके इक्वल हो चुका है, m के इक्वल, तो मैं लिख सकता हूँ m वेक्टर a, क्लियर कि नॉट क्लियर, अपॉन m प्लस n, यानी कि m प्लस m ही कर लो दोनों बार m, ऊपर से m कॉमन बच गया b प्लस a और नीचे बच गया 2m, m से m कैंसिल, मतलब मिड पॉइंट का जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल डिवाइड बाय 2, क्लियर बच्चों। सो ये बन गया, देखिए पोजीशन वेक्टर, लगा दीजिए फॉर्मूला, पहला वाला वेक्टर प्लस दूसरा वाला वेक्टर डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट आ जाएगा, क्लियर कि नॉट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शो करो कि भैया ये वर्टाइसेस हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले एक कोने का वर्टाइसेस ए वेक्टर, दूसरे का बी वेक्टर और तीसरे का सी वेक्टर दिया है, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो सबसे पहले आप तीनों साइड्स बना लो, ए बी वेक्टर बना लो, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये देखिए ए बी बी सी और क्या ले लिया, ए सी, तीन साइड्स आ गई। बेटा अगर तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लो, यानी इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करा दो, तो ये देखिए मैग्नीट्यूड निकाला, √35, √6 और √41, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए यदि 35, √35 और √6 का आप स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 41 आ जाएगा, एग्जैक्टली exactly। तो 35 का √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, 35 प्लस 6 इक्वल टू BC का स्क्वायर मीन्स 41, क्लियर। इसका मतलब क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर हो गया। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, BC है, कौन सी है, BC। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड अगर BC बन चुकी है तो राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, उसके अपोजिट में, यानी कि A पर। कहाँ पर बनेगा, A पर, क्लियर कि नॉट क्लियर। यस, तो बच्चों इस तरीके से ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका, ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। चलिए अब बच्चों लास्ट टॉपिक की ओर हम आ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत मजेदार टॉपिक और फिजिक्स में भी बहुत काम में आएगा ये। सो वी आर रीडिंग हियर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए
मेरे पास दो वेक्टर हैं, शर्त क्या है, दोनों वेक्टर को टर्मिनस होने चाहिए, मतलब बाहर की ओर निकलने वाले, तभी ये इस एंगल के बीच का ये एंगल थीटा मिलता है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सो मेरे पास दो को टर्मिनस वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिनके बीच का एंगल थीटा है। अब मैंने इनके बीच में दो तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन किया। कैसा प्रोडक्ट डिजाइन किया? एक प्रोडक्ट मैंने डिजाइन किया जिसमें मुझे ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो मुझे मिला स्केलर। स्केलर यानी कि स्केलर क्वांटिटी विदाउट ऑफ वेक्टर। क्लियर? एक रिजल्ट मुझे स्केलर मिला एज अ प्रोडक्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये रिजल्ट कहलाया, इस तरीके के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। इसमें ए और बी का मल्टीप्लाई जो आपको मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। मतलब वेक्टर ए को अगर आप वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा विदाउट ऑफ वेक्टर, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो बेटा ऐसे प्रोडक्ट का नाम दिया गया दिखाने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसे दिखाया जाए भाई साहब, इसको बोला गया डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला गया इसको? डॉट प्रोडक्ट। एंड सेकेंड प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया जिसमें कि दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर जनरेट करेगा, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब विद डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय विद डायरेक्शन इक्वल टू सम न्यू डायरेक्शन, वेक्टर सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब रिजल्ट इज अ वेक्टर, रिजल्ट इज अ वेक्टर। तो ऐसे प्रोडक्ट को बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका नाम दे दिया गया शॉर्ट फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट। यस, so there are two type of product among the vector, between the vector, that is one is dot product and another one is cross products. Let us study how to define dot and cross product. तो सबसे पहले हम कवर करते हैं dot product. देखिए, if we have the two vectors, vector A and vector B, those are coterminous and the angle between them is theta, then dot product between them is defined as A dot B equals to first vector का magnitude. Definitely there will be a magnitude of vector A, that is supposed to be mod of vector A, or simply it is said to be A. A dot B equals to mod of vector A, right? Mod of vector B and the cos of angle between the vectors. So here this is the definition. Note it down, very important. A dot B equals to mod A mod B cos theta, right? Yes, so nothing is vector there. Vector A mod is a magnitude, B mod is also a magnitude, and cos theta is also a numerical value. So it's a scalar. All the three quantities are scalar, right? Yes. So this is the definition for dot product. Second definition for cross product. Yes. Here everything is scalar, but try to understand cross product. A cross B. A cross B. Again, this is, suppose this is vector A and this is vector B. ये बेटा दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है बेटा? ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, दोनों के बीच का साइन मींस साइन ऑफ थीटा। अब यहां तक तो बच्चों सब कुछ स्केलर है, यस और नो? बिकॉज मॉड ए भी स्केलर है, मॉड बी भी स्केलर है, साइन थीटा भी स्केलर है। तो सर वेक्टर कहाँ है? सो वी विल गिव अ वेक्टर बाय आवर ओन इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अब बोलोगे सर ये एन कैप कहाँ है? तो माय बेटा माय डियर देखो यहाँ पे ए और बी का एक प्लेन बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड एन कैप। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? मतलब दोनों के परपेंडिकुलर में। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब आप वॉशरूम में किसी नल को घुमाते हैं तो फीलिंग लाइए कि ए को बी की तरफ घुमाएंगे, या किसी डब्बे को आप खोलेंगे, लाइक अभी आप अपना स्नैक्स का डिब्बा खोल रहे थे, तो जब आप ए को बी की तरफ मूव करते हैं तो कैप ऊपर की तरफ जाती है, जाती है कि नहीं जाती है? यस, सो लाइकवाइज। या आप किसी स्क्रू से किसी नट को खोल रहे होते हैं तो स्क्रू ऊपर की तरफ मूव होता है कि नहीं होता? यस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये एन कैप की डायरेक्शन में क्या जाएगा? ए क्रॉस बी। क्लियर? तो दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लिख लीजिए, ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, अब थोड़ा डॉट प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं, फिर बाद में क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे।
पहले डॉट प्रोडक्ट के अंदर चल लें। सो अब पहला टॉपिक आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इसकी यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो वी हैव द थ्री यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis, namely I cap, j cap and k cap. Let us see I cap dot I cap. Yes, I cap dot I cap equals to, that is also written as I cap square. Clear beta? Apply the formula, mod of the first vector I cap, mod of the second vector, that is also I cap, an angle between both the vector. Simply cos 0 degree, because everything making angle of 0 degree with the itself, right? खुद के साथ एंगल क्या होगा? 0 डिग्री. सो mod of I cap is a unit vector 1 into 1 into 1. Answer equals to 1. What the logic? I cap dot I cap equals to 1, j cap dot j cap equals to 1, and k cap dot k cap equals to 1. Clear? Yes. Second very, 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 very important thing. If you multiply any of the vector with itself, then what will happen? Dot product equals to mod of first vector, that is mod vector A, mod of second vector, that is also A, mod of, and cos of 0 degree. So this is equals to mod of A square into 1, that is equals to mod of A square. Clear or not clear? Yes. So A square is equals to mod of that vector. Yes. The square of a vector is equals to square of its magnitude. Clear? इससे बहुत तगड़े क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, VIMP, ये जरूर नोट कर लेना. द स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा बोलेगा कि a प्लस बी का स्क्वायर. तो बेटा किसी वेक्टर का स्क्वायर इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल. हाँ, तो ये वाला थ्योरम लगेगी, इस पे क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे. सो वेक्टर a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर. राइट? ये हो गया. सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स. नाउ डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट टू वेक्टर्स आई कैप डॉट जे कैप. लेट अस सी. So this is along x-axis. Our unit vector is I cap. Along y-axis, unit vector is j cap. Obviously, you know the angle between the two vectors here equals to how much? 90 degree. So mod of I cap, mod of j cap, cos of 90. And cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. सब कुछ स्वाहा. I cap dot j cap equals to 0. क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब आप डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. सो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू कितना बेटा? 0. क्लियर? वन मोर थिंग, a dot b equals to b dot a means dot product support the commutativity, commutative law, right? ये कम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट करता है. चलिए बच्चों देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का लास्ट टॉपिक. डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन इन अ कंपोनेंट फॉर्म. यस, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रेजोल्यूटेड वेक्टर्स, है ना बेटा? रेजोल्यूटेड मतलब कि वही कंपोनेंट फॉर्म में रेजोल्यूटेड वेक्टर्स. कैसे निकालेंगे भाई साहब? ये देखिए अपने पास में दो वेक्टर है बेटा. पहला वेक्टर है a इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर b इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. क्लियर? तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b बेटा लिख दो. दोनों को सामने सामने लिख दो. पहला वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. क्लियर? डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. क्लियर बेटा? अब देखो सबसे पहले आई कैप लेके चलेगा अपने आप को, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा? 1. फिर आई कैप डॉट जे कैप 0 और आई कैप डॉट के कैप भी कितना? 0. तो केवल 1 वाला पार्ट बन गया, यानी ए एक्स इंटू बी एक्स. क्लियर कि नॉट क्लियर? अगेन बेटा ए वाई बी वाई एंड अगेन ए जेड बी जेड. क्लियर कि नॉट क्लियर? सो इस तरीके से ये दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा. क्लियर कि नॉट क्लियर? यस. नाउ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अगला कंसेप्ट. ये समझ में आया बच्चों की नहीं आया आपको?
ये ए डॉट बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। सो वी नो ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ से कॉस थीटा को रोक लो। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये बन गया आपका फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। क्लियर? यस, इसका पर्टिकुलर केस है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो यहाँ पे आएगा कॉस 90 इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। राइट बेटा? ऑल यू नो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। और जीरो के साथ ये चला जाएगा नीचे वाला पार्ट, तो एवरीथिंग इक्वल टू जीरो, यानी ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। डन? यस। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। इससे भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। प्रोजेक्शन यानी कि छाया। ओके, प्रोजेक्शन का मतलब छाया। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अदर। देखिए, ये आपके पास में वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्लियर? आपको चाहिए है कि ए का बी पर मैं प्रोजेक्शन निकाल लूं। बेटा वेक्टर ए पूरा गया हुआ है, बोलो यस और नो, दिस इज वेक्टर ए। क्लियर? इस वेक्टर ए की जो लेंथ होगी वो क्या मॉड ऑफ ए होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी मॉड ऑफ ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यदि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ए का इसके ऊपर थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट गिरेगा, क्या वो मॉड ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? फिजिक्स में पढ़ा है ना हम लोगों ने। दैट इज इक्वल्स टू मॉड ए कॉस थीटा। यस और नो? हमको यही निकालना है, इसको बोलते हैं इसका प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसका? प्रोजेक्शन। सो हमको मॉड ए कॉस थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे? पीछे के दरवाजे से निकालेंगे। हम जानते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो मॉड ए कॉस थीटा को रोक लो। सो दिस इज मॉड ए कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। बताइए सुनो, यही बनेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ओवर बी। समझ गए ना? ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या बनेगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। यस, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या बनेगा बेटा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। राइट? और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या बनेगा बेटा? देखो, ऊपर तो ए डॉट बी ही रहेगा, बट प्रोजेक्शन इस बार किसके ऊपर पड़ रहा है? ए वेक्टर के ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएगा? ए वेक्टर का मॉड। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये है अपने पास में प्रोजेक्शन। क्लियर बेटा? तो बच्चों ये प्रोजेक्शन के फॉर्मूले हो चुके हैं। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट टोटली खत्म हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट का यूज देख लो। यूज, यस, यूज डॉट प्रोडक्ट का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। फिजिक्स में वर्क निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिजिक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्लियर? सो बच्चों कभी कभी ये आ जाता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। चलिए अब घुसते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पूरे तरीके से। Yes. तो अब देखेंगे पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट में हमने केवल डेफिनेशन दिखाई है आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। जो आपने देखी, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डॉट एन कैप। एन कैप क्या था? ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। बोलिए यस और नो? ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर।
चलिए पहला फॉर्मूला तो ये हो चुका है। अब क्या करिए बेटा, इसका मॉड ले लीजिए दोनों तरफ, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा टेकिंग मॉड। सो टेकिंग मैग्नीट्यूड ले लो या मॉड ले लो, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड या मॉड। सो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा का मॉड इनटू एन कैप का मॉड। एन कैप यानी यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, 1 होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जो साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी, साइन थीटा, साइन थीटा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना? तो साइन थीटा, अब एंगल भी लेके कितना वेरी होगा दो वेक्टर के बीच में, फर्स्ट जीरो से लेके पाई के बीच में वेरी होगा, ठीक है ना? तो दोनों जब पॉजिटिव ही है तो इसको मॉड के बाहर कर लो, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये बन गया फॉर्मूला। बोलो समझ में आया बच्चों? सो ये बन गया साइन थीटा का फॉर्मूला। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म से एंगल निकालने के लिए वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड, और नीचे भी मॉड है और ऊपर भी मॉड बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? इधर भी मॉड है, इधर मॉड बी। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास में बी है, ठीक है? ए को बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम में एक वेक्टर जाएगा इसके परपेंडिकुलर। क्लियर बच्चों? ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ जाएगा, और ये वेक्टर बनेगा, ये ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन कैप। क्या बोलते हैं? एन कैप। क्लियर? सो व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर along ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा? ए क्रॉस बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, और किसी का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, किसी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू गिवन वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर क्या है बेटा, यहाँ पे ए क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये कहलाएगा आपका एन कैप। सो एन कैप इक्वल्स टू गिवन वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। डन? सो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके, गिवन वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। सो ये एन कैप की वैल्यू हो गई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट तो हो चुका है यूनिट वेक्टर का, अगला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों? तो यस, नहीं अभी डॉट किया था बच्चों, अब क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना? सो देखिए, आई क्रॉस आई, लास्ट बार क्या किया था, आई डॉट आई किया था, अब क्या करें, आई क्रॉस आई। सो फॉर्मूला लगाइए, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा लगाएंगे। सो आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप दूसरा वाला, मॉड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बेटा खुद के साथ एंगल कितना होता है, जीरो, और डॉट कितना, एन कैप। क्लियर? ऑल यू नो साइन जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो आंसर आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? बिकॉज वेक्टर वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, इसलिए वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्लियर? सो आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप भी जीरो वेक्टर होगा। सिमिलरली के कैप क्रॉस के कैप भी क्या होगा, जीरो वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप। बेटा मान लो ये आई कैप है और ये जे कैप है, ठीक है? ये आई कैप है और इस तरफ क्या जा रहा है, जे कैप। क्लियर? तो इनके परपेंडिकुलर एक्सेस में कौन दौड़ेगा बेटा, के कैप। क्लियर? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप इंटू जे कैप। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का मॉड, सेकेंड वेक्टर का मॉड, साइन दोनों के बीच का एंगल। मुझे बता सकते हो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा? ओ माय गॉड, 90 डिग्री भाई साहब, है ना? बेटा दोनों रेक्टेंगुलर एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है।
दोनों एक्सेस के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता है, राइट। और आई और जे, भाई आपका जो आई कैप कहाँ जाता है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो जाता है ना आपका आई कैप, और जे कैप कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा ना। तो ये तो क्लियर है कि दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। दोनों रेक्टेंगुलर एक्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, राइट। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे थीटा 90 ले लिया। इनटू क्या रूल था, मॉड ए वेक्टर बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप मतलब दोनों के परपेंडिकुलर। मुझे डायग्राम देख करके बताइए कि आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है, के है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ जाएगा के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप नल को खोल रहे हैं, ये देखिए। तो आई जे की तरफ घूमेगा और नल को खोलने की कोशिश करिए वर्चुअली, तो देखिए आपका हाथ ऊपर की ओर जाएगा, नल की चूड़ी ऊपर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। बट यदि आप यहीं पर जे कैप क्रॉस आई कैप करते, मतलब नल को टाइट करते, तो चूड़ी बताइए ऊपर जाती कि नीचे जाती। तब चूड़ी ऊपर जाती कि नीचे जाती बताइए, नीचे जाती, मतलब माइनस के कैप। तो तब भी बन जाता मॉड पहला वेक्टर, मॉड दूसरा वेक्टर, साइन 90, और बस यहाँ पे बन जाता माइनस के कैप। क्लियर बेटा। तो देखिए पहले वाले का आंसर 1 1 इंटू 1, और ये भी के कैप, मतलब टोटल आंसर मिलेगा के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस के कैप। ठीक है बच्चों। आई क्रॉस जे अगर आप करेंगे तो के कैप आएगा। सेकंड वाले में जे क्रॉस आई, तो पहले वाले में सॉरी सॉरी यहाँ पे जे आई लिखना था, तो जे इंटू आई, फिर भी ये 1 1 हो जाएगा, और ये साइन 90 भी 1 हो जाएगा, और बचेगा आंसर माइनस के कैप। ठीक है ना। तो इसको इस लॉजिक से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, और यहाँ पे के कैप। अगर आप आई से जे की तरफ घूमोगे तो आपको के मिलेगा, जे से के की तरफ घूमोगे तो आपको आई मिलेगा, के से आई की तरफ घूमोगे तो आपको जे मिलेगा। बट यदि इसका उल्टा घूमोगे तो आपको माइनस आई मिलेगा। कहने का मतलब, आई को जे की तरफ रोटेट करोगे तो आपको के कैप मिलेगा, ठीक है ना। जे को के की तरफ रोटेट करोगे तो आपको प्लस आई कैप मिलेगा। के कैप को आई कैप की तरफ रोटेट करोगे, के कैप को आई कैप की तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, अभी आपने जे क्रॉस के, हाँ ठीक है, आई कैप, और के को आई की तरफ रोटेट करोगे तो जे कैप मिलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। बट इसका उल्टा, अगर आप जे कैप को आई की तरफ रोटेट करोगे तो माइनस के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर। अगर आप के को पीछे जे की तरफ ले जाओगे, के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू माइनस का आई कैप, हाँ उल्टे डायरेक्शन में। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस। तो ये है वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो बच्चों एक चीज आप सीख सीख चुके हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए को बी की तरफ रोटेट करना, और बी क्रॉस ए होता है बी को ए की तरफ रोटेट करना। क्लियर कि नॉट क्लियर। ये बनेगा बी क्रॉस ए, यानी कि बी को ए की तरफ रोटेट करना, बी क्रॉस ए। क्लियर कि नॉट क्लियर। इसका परपेंडिकुलर वेक्टर अपवर्ड जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर डाउनवर्ड जाएगा, माइनस एन कैप। क्लियर। सो क्या कह सकते हो कि बी क्रॉस ए इज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर। देन आपके पास आता है क्रॉस प्रोडक्ट इन रेजोल्यूटेड फॉर्म ऑफ टू वेक्टर्स, आप पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास में दो वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब दोनों का आपको क्रॉस करना है, किस तरीके से करेंगे, ए क्रॉस बी सिखाया आप लोग को बच्चों डिटर्मिनेंट में। यहाँ पे आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ पे के कैप, यहाँ पे ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, एंड यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड। क्लियर कि नॉट क्लियर। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए अब बात करते हैं लास्ट इसके एप्लीकेशन का। ओके, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका पहला एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपके पास में दो एडजेसेंट साइड दी गई हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, किसी ट्रायंगल की, समझ गए ना। पहले पैरेललोग्राम समझ लो। तो किसी पैरेललोग्राम की आपको दो एडजेसेंट साइड दी गई हैं,
चलो कोई नहीं, ट्रायंगल ही समझ लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल लेंगे, बट याद रखिएगा ए और बी दोनों एडजेसेंट लगातार साइड होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर इसी एरिया को अगर आप इधर की तरफ भी फोल्ड कर दोगे, ये देखो, यदि यहाँ फोल्ड कर दोगे सेम यही ट्रायंगल को, तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट। तो मतलब क्या करना है? जस्ट डबल करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम विद साइड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभी देखिए आप क्या कर रहे थे, अभी आप ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे, राइट और रॉन्ग? अब आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम के एरिया के लिए ये डायगोनल तो ठीक है, आप क्या करोगे? इसको जस्ट डबल कर दोगे। दिखा कि नहीं दिखा बेटा? यहाँ पे भी वेक्टर बी आ गया और यहाँ पे भी वेक्टर ए आ गया, राइट। तो आपने क्या किया? इसी ट्रायंगल को आपने इधर भी फोल्ड कर दिया और आपका बन गया पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल का एरिया क्या था? हाफ ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। इसी को जस्ट कितना कर दो? डबल कर दो। 2 से 2 कैंसिल। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। डन बच्चों, ये हो गया आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट, टॉर्क। कई बार मैथ्स में टॉर्क पूछ लेता है। टॉर्क कैसे निकालते हैं? मान लो बेटा ये एक एक्सिस है, यहां से लेकर के एक एक लीवर आर्म है जो दरवाजे में रहती है, ये आर है, और आप ये दरवाजे का हैंडल लगा हुआ है, आप इसको खींच रहे हैं बाहर की तरफ। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो टॉर्क का फॉर्मूला लिख लें, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ। तो पहले लिवर आर्म आएगी, बाद में फोर्स आएगा। डन। तो बच्चों ये थी कंप्लीट थ्योरी। अब आप अपना पूरा चैप्टर बहुत ही प्यार से, बहुत स्पीड के साथ आप कर सकते हैं। मस्त लगाइए वेक्टर, बेहतरीन छुट्टियों का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। और आप इसमें पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं बड़े आराम से। डन।